एक खूबसूरत अदाकारा, एक उभरती हुई सितारा जिसे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना था, एक बड़ी एक्ट्रेस बनना था और तो और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना था। लेकिन एक बेडरूम सीन होता है और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच जाता है। अगर वो एक्ट्रेस उस रोज़ अपने घर का दरवाज़ा ना खोलती तो शायद वो आज जिंदा होती और एक मशहूर अदाकारा होती, एक टॉप की एक्ट्रेस होती, लोग आज भी उसके फैन होते। हम बात कर रहे हैं रेबेका शेफर की, अमेरिकन एक्ट्रेस जिसकी महज 21 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। रेबेका अगर अपने घर का दरवाज़ा ना खोलती तो उनके साथ इस तरीके की वारदात ना हो पाती। जब एक्ट्रेस अपने घर में स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रही थी, बैठी हुई थी, ख्यालों में थी कि आने वाली एक बड़ी फिल्म का मैं हिस्सा होने जा रही हूँ, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, और तभी बजती है डोरबेल। जैसे ही वो एक्ट्रेस दरवाज़ा खोलती है और बाहर खड़ा एक शख्स तड़ातड़ करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है रेबेका के सीने में। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है रेबेका शेफर की, वही अमेरिकन एक्ट्रेस जिसके बारे में आज हम इस पूरी कहानी में बात करेंगे और उस वारदात के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से अमेरिका को एंटी स्टॉकिंग लॉ बनाना पड़ा। दरअसल जो रेबेका है उसका जन्म 16 नवंबर 1967 को हुआ, यानी 1967 को। माँ जो थी वो टीचर थी, पिता साइकेट्रिस्ट थे, एक हिलौती बेटी थी, इसलिए अपनी बेटी को अच्छी खासी परवरिश ये लोग दे रहे थे, कोई कमी नहीं दे रहे थे रेबेका को। रेबेका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल भी थी। अब जब ये धीरे धीरे बड़ी हुई तो इसका मन मॉडलिंग की तरफ जाने लगा। ऐसे में पेरेंट्स ने साथ दिया और रेबेका ने 1984 में, यानी जब वो महज 16 साल की थी, तब पहला असाइनमेंट किया मॉडलिंग का बतौर मॉडल और लोगों ने उसे पसंद भी किया। इसके बाद रेबेका को 1-2 सीरियल्स मिले, लेकिन रेबेका की हाइट छोटी थी, उसकी हाइट 5'7" थी, जिसकी वजह से जो फिल्मों में लीड रोल होते हैं या जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को रोल दिए जाते हैं वो रेबेका को नहीं मिल रहा था। और तो और कई सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी रेबेका को पसंद नहीं कर रहे थे। सबको लग रहा था कि दिखती भले सुंदर है लेकिन हाइट नहीं है, हीरो के साथ हाइट मैच नहीं हो रही, और इसी वजह से रेबेका को जो काम मिलना था वो बंद हो गया। अब इसके बाद रेबेका को लगा कि उसे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसको भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए वो वेट्रेस की नौकरी कर लेती है पार्ट टाइम और लगी रहती है कि कभी उसे कोई बड़ा ऑफर मिल जाए। और फिर ऐसा होता है, रेबेका की किस्मत चमकती है और उसे 1987 के बाद लगातार कई बड़ी फिल्में मिलती हैं, कई टीवी सीरियल्स मिलते हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊं नाम तो रेडियो डेज और आउट ऑफ टाइम उसकी हिट फिल्म रही। साथ ही एक सिस्टर्स करके शो आता था उस टाइम पे, उसमें भी रेबेका को लीड रोल में लिया गया और रेबेका काफ़ी पसंद की गई डायरेक्टर्स द्वारा। जो उसने एक्टिंग की, जिस तरीके से उसने उस फिल्म में काम किया, वो जो डायरेक्टर्स थे उन्हें काफ़ी पसंद आया। और इसके बाद रेबेका के पीछे लाइन लग गई फिल्मों की, लोग उन्हें एक तरीके से उनके लिए ऑफर आने लगे, उनसे कहा जाने लगा कि आप हमारी फिल्म साइन कर लीजिए। और ऐसे में रेबेका बहुत ही सेलेक्ट करके अच्छी अच्छी फिल्में साइन कर रही थी। और उस वक्त के दौर में जो 1987 यानी 1987 से 1989 का जो दौर था, वो जो साल थे वो रेबेका के लिए एकदम कहते हैं कि बिल्कुल ही बुलंदियों वाले साल थे। उस साल में रेबेका अमेरिका में चमक रही थी, सब लोग उसके काम को पसंद कर रहे थे। अब यहाँ तक चीज़ें ठीक थी, तभी रेबेका को गॉडफादर 3 नाम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसके 2 सीक्वल आ चुके थे, उसका तीसरा पार्ट ऑफर होता है और कहा जाता है कि आप ये फिल्म कर लीजिए, आप हमारे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। अब इस बात पर जो एक्ट्रेस है वो बोलती है कि मेरा अभी इस फिल्म को करने का मन नहीं है, वो मना कर देती है। और उसी वक्त गॉडफादर 3 मूवी के लिए जो मडोना है वो भी हाथ पैर मार रही थी, वो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पास जा रही थी ताकि वो रोल उन्हें मिल जाए। लेकिन जो डायरेक्टर हैं वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, वो कह देते हैं कि देखिए अगर इसमें कोई फिट बैठता है तो वो सिर्फ रेबेका शेफर है। अब इसके बाद डायरेक्टर रेबेका को मनाते हैं। बहुत ज़्यादा मिन्नत करने के बाद जब रोल समझाया जाता है कि आपका लीड रोल है, आपको इस तरीके से काम करना होगा, आप मेरे कैरेक्टर में फिट बैठेंगी, इस बात पर रेबेका मान जाती है। और उसके लिए वो बोलती है ठीक है, आप बताइए मुझे ऑडिशन कब देना है, आप कब ये सारी चीज़ें मुझे स्क्रिप्ट वगैरह भेजेंगे। तो तारीख तय होती है 18 जुलाई 1989 की। अब इसी दिन जो रेबेका है वो अपने घर में, इस वक्त जो आप ये घर देख रहे हैं ये रेबेका का घर था जिसमें वो रहा करती थी। इसी घर में बैठकर रेबेका स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रही होती हैं कि जब स्क्रिप्ट आए वो पढ़ ले, उसके बाद वो ऑडिशन के लिए जाएं। लेकिन तभी डोरबेल बजती है।
रेबेका अपना दरवाज़ा खोलती है घर का और देखती है सामने एक अनजान शख्स होता है, वो उन्हें देखकर हंस रहा है। रेबेका उससे पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ। इस पर जो बाहर खड़ा शख्स है वो बताता है कि मेरा नाम रॉबर्ट जॉन बार्डो है और मैं आपका फ़ैन हूँ। रेबेका पहले थोड़ा सा हेलो हाई करती है उससे, फिर बोलती है ठीक है अब जाओ। इस पर जो लड़का था वो 19 साल का था, रॉबर्ट, वो बोलता है मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप ये देखिए लेटर। एक लेटर दिखाता है रेबेका को, जो एक फ़ैन लेटर होता है जिससे रेबेका ने जवाब के तौर पर उस फ़ैन को भेजा होता है। अक्सर होता है ना, सेलिब्रिटीज़ अपने फ़ैन से बात करते हैं, आजकल सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, लेकिन पहले ख़तों के ज़रिए किया जाता था, लेटर्स लिखे जाते थे। फ़ैन अपने एक्ट्रेस या एक्टर जिन्हें वो पसंद करते थे, सेलिब्रिटीज़ को, उनको भेजते थे, जिसके रिप्लाई में सेलिब्रिटीज़ भी जिस फ़ैन का लेटर उन्हें अच्छा लगता था उससे रिप्लाई करते थे। और ऐसे ही रेबेका ने भी रॉबर्ट को रिप्लाई किया हुआ था। अब जब वो लेटर दिखाता है तो रेबेका उसे पहचानती है, उससे बात करती है थोड़ी देर, फिर कहती है ठीक है अब आप मुझसे मिल लिए, अब आप जाइए। इस पर रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट उसके घर से तो चला जाता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रॉबर्ट एक रेस्टोरेंट में बैठता है, वहाँ पहले ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद 1 घंटा जब बीत जाता है फिर से रेबेका के घर जाता है और फिर से डोरबेल बजाता है। अब वो जो एक्ट्रेस है वो फिर से दरवाज़ा खोलती है, देखती है सामने रॉबर्ट ही है। वो इस वक्त अपना जैसे ही गुस्सा करने वाली होती है कि तभी अपनी पॉकेट से जो रॉबर्ट है वो गन निकालता है और सीधे रेबेका की छाती पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। रेबेका कुछ समझ पाती उससे पहले उस पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, वो ज़मीन पर गिरती है और वो अपने मुंह से सिर्फ इतना बोल पाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और इतने में ही उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती हैं। अब जब इस तरीके से लगातार फायरिंग की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वो बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं रॉबर्ट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ लोग रॉबर्ट का चेहरा देख लेते हैं और देखते हैं कि जो एक्ट्रेस है यानी जो रेबेका है वो ज़मीन पर पड़ी है, हर तरफ खून है। फ़ौरन उसकी बॉडी को उठाया जाता है, अस्पताल ले जाने के लिए जाते हैं। अस्पताल जैसे ही वो पहुंचती है तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये मर चुकी हैं, इनको जैसे ही गोली लगी थी तभी इनकी मौत हो गई थी। अब जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें हड़कंप मच गया था कि एक सरेआम दिन दहाड़े एक शख्स आता है फ़ैन बनकर, अपने आप को फ़ैन कहता है और सीधे जो एक्ट्रेस है उसकी छाती में गोलियां चला देता है। हर कोई डर जाता है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे सब में दहशत थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और जो सामने वाला शख्स है महज 19 साल का है। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है, पुलिस को बिल्कुल एक्शन में बोला जाता है, सरकार भी ये कहती है कि आप फटाफट करके उस शख्स को ढूंढिए या उस कातिल को ढूंढिए। फ़ौरन हर तरीके से पुलिस एक्शन में आती है और अगली ही रोज़ रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके बाद रॉबर्ट से जब सारी पूछताछ की जाती है तो बेहद अलग कहानी निकलकर सामने आती है। रॉबर्ट से जब पुलिस एक एक करके सवाल पूछती है तो वो बताता है कि मैं रॉबर्ट हूँ, मैंने जो गन ली है वो अपने भाई की मदद से ली है, और तो और वो साथ ही बताता है कि मैं रेबेका को पसंद करता था। जब पुलिस और कड़ाई से पूछताछ करती है तो रॉबर्ट सारी चीज़ें एक एक करके पुलिस को बता देता है। रॉबर्ट बताता है कि मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी समांता, उसको पसंद करता था, लेकिन प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने एक रोज़ टीवी पर रेबेका को देखा और फिर मेरा दिल रेबेका पर आ गया और मैं एज एन एक्ट्रेस उन्हें पसंद करने लगा और लगातार मैं उनसे मिलना चाहता था, मैं उनसे बातें करना चाहता था। और एक रोज़ मैं एक इवेंट में गया, 1987 की ही बात है। रॉबर्ट बताता है कि मैं एक इवेंट में गया जहां उनके बॉडीगार्ड ने मुझे रोक दिया, जिस पर मुझे गुस्सा आया। इसके बाद फिर से कुछ रोज़ बाद एक इवेंट फिर से हुआ रेबेका का, जहाँ पर रॉबर्ट फिर गया और इस वक्त वो चाकू लेकर गया था। अब जैसे ही चाकू जो बॉडीगार्ड्स उन्होंने देख लिया तो उसे संदिग्ध समझा, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद वो छूट भी गया। अब इसी बात से उसे गुस्सा आ गया था और उसे लगा रेबेका एक जो आम फ़ैन है उनकी फीलिंग्स को नहीं समझती हैं, वो बहुत एटीट्यूड में रहती हैं और इसीलिए अब मुझे उन्हें भूल जाना चाहिए। और वो अब रेबेका से नफरत करने लगा, रेबेका को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता था। अब धीरे धीरे वो दूसरी पॉप सिंगर्स जो होती हैं उनको पसंद करने लगा। लेकिन इसी रोज़ कुछ दिनों बाद जो रॉबर्ट है वो एक बेडरूम सीन देख लेता है रेबेका का एक मूवी में, जो बहुत ही अजीब होता है, बोल्ड सीन होता है, जिसे देखकर इसका खून खौल जाता है रॉबर्ट का। उसे लगता है कि रेबेका किसी दूसरे आदमी के साथ किस तरीके से बेडरूम के सीन कर सकती है और इसीलिए वो ठान लेता है कि अब मुझे रेबेका से बदला लेना है क्योंकि इसने मेरे साथ बेवफाई की है। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो इसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि जो रॉबर्ट है वो एक तरफा रेबेका को पसंद करने लगा था, उससे इश्क करने लगा था। भले वो एक्ट्रेस है लेकिन वो चाहता था कि रेबेका सिर्फ उसकी ही बने। अब इतना सब हो जाने के बाद एक रोज़ वो एक अखबार पढ़ता है जिसमें उसे एक खबर दिखाई देती है कि कुछ रोज़ पहले एक एक्ट्रेस थी, माफ़ करेगा, उनके एक फ़ैन ने गोली उन पर एक अटैक कर दिया था चाकू से। हालांकि उस एक्ट्रेस की जान बच गई, लेकिन
वो जो एक्ट्रेस है वो बहुत डरी हुई थी। अब उसे लगा मुझे भी रेबेका को ऐसे ही सबक सिखाना होगा। दरअसल उस एक्ट्रेस का नाम था थेरेसा साल्दाना। उसके फैन ने उस पर चाकू से अटैक किया था और यही खबर एक न्यूज़पेपर में रॉबर्ट ने पढ़ ली। अब उसे लगा कि मुझे भी रेबेका को सबक सिखाना है। वो इस पूरी खबर के बारे में पड़ताल करता है। वो सोचता है कि किस तरीके से फ़ैन ने चाकू से अटैक किया उस एक्ट्रेस पर। जब सारी वो रिसर्च कर लेता है तो उसे पता लगता है कि थेरेसा साल्दाना जिस पर चाकू से अटैक किया गया था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक डिटेक्टिव ने लाकर उस फैन को दी थी। अब इसी चीज़ों को पढ़कर जो रॉबर्ट है वो एक डिटेक्टिव को ढूंढने लगता है और $250 में एक डिटेक्टिव हायर करता है। उसको बोलता है कि ये एक्ट्रेस है, तस्वीर दिखाता है, बोलता है तुम्हें इसका पता लगाना है, ये कहाँ रहती है, इसकी पूरी तरीके से डिटेल निकाल कर मुझे देनी है। प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, वो भी एक्ट्रेस की सारी जानकारी लाकर रॉबर्ट को दे देता है और बता देता है कि देखिए इस जगह पर ये रहती हैं। अभी आप जो घर देख रहे हैं यही पता डिटेक्टिव रॉबर्ट को बता देता है। अब जिस तरीके से डिटेक्टिव ने बताया था उसी पते पर रॉबर्ट जाता है, सारी रेकी करता है। 1-2 दिन पहले साथ बगल में एक जो घर था वहाँ पर रेंट पे रहने लग जाता है। हर एक डिटेल निकालता है कि रेबेका कब अपने घर में होती है, क्या उसके घर में कोई और लोग हैं। जब रॉबर्ट को सारी चीज़ें पुख्ता हो जाती हैं कि घर में कोई नहीं रहता, रेबेका के साथ कोई नौकर भी नहीं रहता, सुबह घर पे कोई भी नहीं आता है, जब ये सारी चीज़ें रॉबर्ट को पक्का हो गई तो उसके बाद उसने अपने भाई से मदद ली। उसने अपने भाई से कहा कि मुझे एक गन है, मुझे एक गन खरीद दो, मेरे को गन चलाने का शौक है। इस पर भाई ये चीज़ें बोलता है कि तुम गन का क्या करोगे। अब ऐसे में रॉबर्ट डर जाता है पर वो बोलता है कि देखो आप कुछ भी करो, मुझे किसी तरीके से गन खरीद कर दे दो, मेरे लिए गन खरीदना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं गन चलाना सीखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किस तरीके से एक गन चलाई जाती है, मैं फिल्मों में देखता हूँ, मुझे फिल्मों का शौक है। अब भाई को लगता है कि ठीक है, अगर ये इस तरीके से चीज़ें बोल रहा है तो हो सकता है इसे सच में एक गन की ज़रूरत हो। और अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ZP-100 357 की एक हैंडगन खरीद के अपने भाई को दे देता है। और इसके बाद रेबेका इस वक्त लॉस एंजलिस में रह रही थी, वो लॉस एंजलिस आता है और यहाँ आकर पहली बार रेबेका के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, यूँ कहें कि डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजने के बाद रेबेका पहली बार जब बाहर आती है तो उसको फ़ैन समझती है, हाय हेलो करती है और फिर जाने को कहती है। लेकिन जब 1 घंटे बाद फिर से वही शख्स दोबारा लौट के आता है तो रेबेका उस पर गुस्सा कर पाती। उससे पहले ही जो फ़ैन बनकर आया था शख्स वो रेबेका पर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है और रेबेका की मौत हो जाती है। रेबेका ये तक नहीं जान पाती कि आखिर उसने उसका कत्ल क्यों किया। वो उससे पूछती ज़रूर है कि तुमने मुझे क्यों मारना चाहा या तुम मुझ पर गोली क्यों चला रहे हो। वो पूछती है साफ तौर पर कि आखिर क्यों। लेकिन जो फ़ैन है, जो रॉबर्ट है, वो कुछ नहीं बताता। और इसके बाद जब पुलिस उसे अगली रोज़ अरेस्ट कर लेती है मर्डर के, उससे पूछताछ होती है तो बेहद चौंकाने वाली वो बातें भी बताता है। ये भी बताता है कि एक बेडरूम सीन से वो बहुत नाराज़ था और इसीलिए उसने रेबेका को मार दिया। लेकिन ऐसे में अमेरिकन सरकार काफ़ी सख्ती में आ जाती है और इसके बाद लगातार अमेरिका के लॉ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और तो और 1994 में एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाता है। इसके आधार पर अगर किसी का जो डेटा है, किसी की पर्सनल चीज़ें हैं, अगर कोई शख्स लीक कर रहा है, किसी को बता रहा है तो उसे सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ रेबेका के मर्डर के बाद 1990 में 89 में मर्डर हुआ था और 1990 में अमेरिका ने एक एंटी स्टॉकिंग लॉ बनाया। एंटी स्टॉकिंग लॉ से मतलब है कि अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, उसके बारे में सोशल मीडिया पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, किसी से पता कर रहे हैं, उसके घर के आसपास दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं ना स्टॉक करना, किसी को आप पूरी तरीके से एक तरीके से हर पल की उसकी जानकारी ले रहे हैं, तो ये भी क्राइम है। और इसके आधार पर भी अगर कोई स्टॉकिंग करता है, कोई एंटी स्टॉकिंग लॉ का उल्लंघन करता है तो उससे भी सज़ा दी जाएगी। और इस मर्डर के बाद अमेरिका में इस तरीके के कानूनों को बनाया गया। और क्योंकि ये जो मर्डर हुआ इसके बाद कई तरह के तमाम जो सेलिब्रिटीज़ थे वो डरे हुए थे, जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी वो डरी हुई थी, तो इसीलिए अमेरिका सरकार की सख्ती करना बहुत ज़रूरी था कि किसी तरीके से कोई फ़ैन बनकर आएगा और गोली चलाकर चला जाएगा या कत्ल कर कर चला जाएगा। हालांकि जब पुलिस रॉबर्ट को अरेस्ट कर लेती है, कोर्ट में पेशी चलती है और इसके बाद कई बार ये कोशिश की जाती है कि रॉबर्ट को मानसिक तौर पर, कहते हैं ना, असंतुलित घोषित कर दिया जाए, यूँ कह दिया जाए कि मानसिक तौर पर बीमार है। क्योंकि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कोर्ट की दलीलों के बीच की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो रॉबर्ट है, जो कातिल है, वो कुछ इस तरीके से बिहेव भी कर रहा है, कहीं अपने वकील पर चिल्ला रहा है। और इसी तरीके से कई कोशिश की गई कि इसे ये प्रूव कर दिया जाए कि जो रॉबर्ट है वो मानसिक तौर पर असंतुलित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने जिस तरीके से एक्ट्रेस को मारा, कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग होती है और इसके बाद इसे बिना पैरोल की उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है।